दरवाजे पर हुई तेज दस्तक ने शाइस्ता बेगम को चौंका दिया और वह दौड़ती हुई दरवाजे की ओर आईं। उन्हें पता था कि आईनी के आने का समय है, जबकि उसकी आमद की खबर सुनकर लाउंज में बैठा शख्स कमरे की तरफ बढ़ गया। इस छोटे से घर में छोटा सा लाउंज और 3 कमरे थे। दरवाजा खुलते ही वह तपे हुए चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे की लाल रंगत देखकर शाइस्ता बेगम ने नरमी से सलाम किया। जवाब देकर उसने अपना बैग लाउंज में पड़े सोफे पर दे मारा। क्या हुआ, गुस्से में लग रही हो? शाइस्ता बेगम ने नरमी से पूछा। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। इससे पहले कि वह किचन की तरफ बढ़ती, उसकी तेज आवाज पर वहीं रुककर उसे देखने लगी। अम्मी, मैंने आपसे कहा था कि उस जाहिल आदमी के साथ मुझे मत बांधिए, लेकिन आपने अपनी मर्जी की और आज नतीजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, चेहरा लाल था और ऊंचे लहजे में बोलते हुए उसे खबर नहीं थी कि जिसके बारे में वह बातें कर रही है वह इसी घर में मौजूद है। शाइस्ता बेगम ने एक नज़र दरवाजे की ओर देखा और फिर उसके पास आईं ताकि उसे सरगोशी में आगाह कर सकें, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। बदतमीज़, खड़ूस, ज़िद्दी इंसान अपने आप को क्या समझता है? आज मेरी यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया। आप जानती हैं मैं उससे नफरत करती हूँ। गांव का वडीरा होगा, लेकिन यहाँ मेरे कानून चलते हैं। ये मेरा घर है और मैं आपकी मर्जी के मुताबिक चलूंगी, उसकी नहीं। उन्होंने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। आराम से बात करो, ये क्या लहजा है? उसे बहुत बुरा लगेगा, वह तुम्हारा शौहर है। फिर से आपका भाषण शुरू हो गया। शौहर की इज्जत करो ये मत बोलो। माय फूट, मुझसे नहीं होता उसकी इज्जत करना, और ना ही मैं उसके साथ किसी रिश्ते में बंध कर रहना चाहती हूँ। मुझे घुटन होती है जब वो लोगों के सामने अपनी जाहिलियत दिखाता है। आज के ज़माने में कौन कहता है ये मत पहनो, वहाँ मत जाओ? ये मेरी ज़िंदगी है, और उसे बता दीजिएगा कि मैं उसके गांव की कोई मजबूर किसान नहीं हूँ जिस पर वो अपना हुक्म चलाए। वह गुस्से में चिल्लाते हुए पूरे घर को सिर पर उठा रही थी। उस वक़्त भी टाइट जीन्स और शर्ट में उसका खूबसूरत शरीर कयामत ढा रहा था। शाइस्ता बेगम शर्म से गड़ गईं, न तो ऊंची आवाज में डांट सकती थीं, न ही वह उनके इशारे को समझ पा रही थी। चुप हो जाओ, अपने कमरे में जाओ। उन्होंने उसे रोकना चाहा। जिंदगी अजाब कर दी उस आदमी ने। न वो पैदा होता, न मेरी जिंदगी में आता। काश बाबा न मरे होते। वह बड़बड़ाती हुई बैग उठाकर कमरे की ओर बढ़ी और शाइस्ता बेगम उसकी पीठ देखकर जैसे उस पर फातिहा पढ़ने लगीं। उन्हें उसके लहजे से इतनी शर्मिंदगी हो रही थी कि बयान से बाहर थी। यूनिवर्सिटी की जिंदगी ने उसे बिगाड़ दिया था। दिन ब दिन उसका लहजा सखात होता जा रहा था। और फिर एहतिशाम से दूरी। जब भी वह मिलने आता, वह किसी बहाने बाहर चली जाती। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज क्या हुआ है, न ही यह कि एहतिशाम घर आने से पहले यूनिवर्सिटी जाकर उसके बारे में मालूमात ले आया है। वह घंटों से उसके सामने बैठी आईनी की तारीफें करती रहीं, और इस लड़की ने आते ही सब बर्बाद कर दिया। गुस्से में लाल चेहरा लिए उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने का मंजर देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पलटकर एक नज़र पीछे शाइस्ता बेगम को देखा, फिर बिस्तर पर लेटे उस शख्स को जो सुकून से उसे देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों से निकलती आग उसे बेचैन कर रही थी। वह हैरानी और डर में जड़ हो गई। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वह घर में मौजूद है। कमरा एक जानी पहचानी खुशबू से महक रहा था। सामने वह काले कुर्ते पाजामे में, शॉल कंधे पर डाले, पूरे रौब से लाल चेहरे के साथ उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर वह साखित रह गई। उसके जिस्म में सिहरन दौड़ गई। खूबसूरत चेहरा लालियों से जर्दियों में कब बदल गया, उसे खुद नहीं पता चला। वह बस उसे देखे जा रही थी जब उसने उंगली के इशारे से उसे पास बुलाया। इससे पहले कि वह भागती, उसकी गरजती आवाज़ ने उसे रोक लिया। उसने एक कदम कमरे के अंदर रखा और डर से कांप गई। अगर उसे मालूम होता कि वह यूनिवर्सिटी से सीधा उसके घर आया है, तो जब तक वह यहाँ रहता, वह घर आने के बारे में सोचती भी नहीं। लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो गया था। शाइस्ता बेगम उठकर किचन में चली गईं, क्योंकि अली के भी आने का समय था और वह खाना लगाना चाहती थीं। उन्हें अंदाजा था कि अब वह खुद ही उससे निपट लेगा। वैसे भी वह कोई गैर नहीं था, उसका शौहर था, और वह उन्हें कुछ स्पेस देना चाहती थीं। सूखे होंठों को तर करते हुए वह अभी भी कुछ कदमों की दूरी पर एहतिशाम के सामने खड़ी थी, जबकि वह बेड के हेडरेस्ट से टिककर लगातार गहरी नज़रों से उसके वजूद का जायजा ले रहा था। टाइट जीन्स और शर्ट में झलकता हुआ उसका बदन, लेयर्स में कटे बाल जिन्हें उसने पोनीटेल में बांध रखा था, चेहरे के इर्द गिर्द फैली 2 लटें, हल्का मेकअप और आंखों में फैला हुआ डर, उस पल वह उसे बेहद हसीन लग रही थी, लेकिन सिर्फ अपने सामने। यह सोचकर उसका जहन झंझना उठा कि न जाने इस तरह उसके हुस्न का कितनों ने जायजा लिया होगा और वह कितनी नज़रों के लिए सुकून का सबब बनी होगी। वह उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। अब बोलो, क्या कह रही थी? उसने नरमी से उसकी ठोड़ी को उंगली से छुआ। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में मौजूद लड़के का जिक्र कर रही थी।
उसने हकलाते हुए झूठ कहा। अब वह क्या कहती कि सारी बातें उसी के बारे में थीं। हाँ, क्या कह रही थी? लड़के के बारे में बताओ, कौन है वो इतना हिम्मती जो मेरी मिसेज को परेशान करता है? जाहिल लड़कों को सबक सिखाना ज़रूरी है। वह उसकी लटों को उंगलियों में लपेटकर कान के पीछे कर रहा था और यह हरकत उसका ईमान हिला रही थी। मैं खुद निपट लूंगी, आप जाइए, मम्मा खाना लगा रही हैं। कांपती आवाज़ में उसने बहाना बनाया और भागने की कोशिश की, लेकिन अब भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। उसके सामने खड़ा आदमी उसके हर हक पर काबिज था। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो इस कपड़े में। किसकी फरमाइश पर पहना? उसने जहर घोला। मैं सब कुछ अपनी मर्जी से करती हूँ, किसी की फरमाइश पर नहीं, एहतिशाम साहब। यानी इतनी घटिया चॉइस है तुम्हारी? तुम्हें नहीं लगता कि ये शौक सिर्फ अपने शौहर के सामने पूरे करने चाहिए? उसने फिर ताना मारा और आईनी को फिर गुस्सा आ गया। सामने खड़े इस मगरूर आदमी पर उसका बस नहीं चल रहा था कि उसे मिनटों में गायब कर दे। उसकी नज़रें उसके जिस्म पर जमी थीं, जैसे एक्सरे करती हों। आईनी चाहती थी ज़मीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। हर कोई आपकी तरह हौस भरी नज़रों से नहीं देखता, यहाँ के लोग पढ़े लिखे और समझदार होते हैं। इससे पहले कि वह और कुछ कहती, एहतिशाम ने आगे बढ़कर उसका मुंह जोर से पकड़ लिया, इतने करीब कि उसकी तेज सांसें उसके चेहरे से टकराकर उसके जिस्म में सिहरन पैदा कर रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और एहतिशाम की आंखें लाल होती जा रही थीं। यानी अपने शौहर की आंखें तुम्हें हौस से भरी लगती हैं? उसने सरगोशी की और आईनी का जिस्म कांप गया। मैं तो हक रखता हूं तुम्हें हौस से देखने का। हक दिखा नहीं रहा, ये अलग बात है। अगर तुम चाहो तो। उसने आंख दबाते हुए कहा और आईनी का चेहरा लाल हो गया। उसने झटके से खुद को दूर किया, उसकी सांसें बिखर चुकी थीं। एहतिशाम की पकड़ और नज़दीकी उसकी समझ से बाहर थी। वह नाजुक सी शहरी लड़की थी जिसे कभी किसी ने सख्त लहजे में भी नहीं टोकरा था और आज किसी ने उसे इस तरह थाम लिया था। मगर फिर भी उसने खुद को संभाला। आज के बाद मुझे छूने की कोशिश मत कीजिएगा। उसने उंगली उठाई, लेकिन एहतिशाम ने उसकी उंगली पकड़कर उसे फिर अपने करीब खींच लिया। अब उसकी पीठ एहतिशाम के सीने से लगी थी। उसकी गर्दन के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए वह उसके बालों को समेटकर जोड़ा बना रहा था, फिर उसका चेहरा अपनी ओर कर लिया। कुछ भी कहने से पहले ये सोच लिया करो कि तुम एहतिशाम खान से बात कर रही हो। ये चैलेंज, ये मुकाबलेबाजियां तुम्हें महंगी पड़ सकती हैं। आईने का गुस्सा उफान पर था। इससे पहले कि वह उसे और करीब करता, दरवाजे पर दस्तक हुई और शाइस्ता बेगम अंदर आईं। दोनों फौरन एक दूसरे से अलग हो गए और वह अपने चेहरे पर नरम मुस्कान सजाए ऐसे खड़ा था जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था, और आईने के चेहरे की लालियां थीं कि खत्म ही नहीं हो रही थीं। उसने एक गुस्से भरी नज़र एहतिशाम के चेहरे पर डाली और फिर अपनी माँ की ओर देखा। एहतिशाम बेटा, मैंने खाना लगा दिया है। और आईनी, तुम भी जल्दी आ जाओ। फुफ्फू जान, खाना तो मैं खा लेता हूँ, लेकिन आप जल्दी फ्री हो जाएं और आईनी के साथ मिलकर उसकी पैकिंग कर लें। हमने तय कर लिया है कि यह मेरे साथ हवेली जाएगी। उसने ठंडे और सधे लहजे में कहा और आईनी के सिर पर जैसे बम फोड़ दिया। क्या? किसने कहा? कौन जा रहा है? वह हैरानी से उछल पड़ी और शाइस्ता बेगम भी सवालिया नज़रों से एहतिशाम का चेहरा देखने लगी। मेरी बीवी मेरे साथ रुखसत होकर जा रही है, जल्दी से खाना खाकर फुफ्फू के साथ पैकिंग पूरी कर लो, कहकर वह वहां से चला गया और आईनी बुरी तरह भड़क उठी। मैं इस आदमी के साथ नहीं जाऊंगी, सुन लीजिए, मैं नहीं जाऊंगी। उसने सिर पकड़ लिया और शाइस्ता बेगम धीरे से बोली ताकि उसकी आवाज़ एहतिशाम के कानों तक न पहुंचे। फिर वह चुपचाप कमरे से बाहर चली गईं। वह खुद एहतिशाम से बात करना चाहती थीं। अभी रुखसती बाकी है बेटा, इस तरह वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। एहतिशाम बिरयानी खाते हुए बिल्कुल बेतसर चेहरा लिए उनकी बात सुनता रहा। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब देख लिया है। जिस लहजे में वह आपसे बात करती है, उसके तौर तरीके, अगर अब्बा उसे इस हालत में देख लेते तो। उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। शाइस्ता बेगम शर्मिंदगी से सिर झुका गईं। जब से उसके अब्बा की मौत हुई थी और उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, तभी से उसके रंग ढंग बदल गए थे। उन्होंने तो कितनी अच्छी परवरिश दी थी, सब जानते थे कि वह खुद बहुत नरम मिजाज और सलीकेदार औरत हैं, मगर आईनी की बगावत उन्हें शर्मिंदा कर देती थी। आपको मुझ पर यकीन है ना फुप्पू? वह मेरी मंकूहा है, मेरी बीवी है, मेरी है। मैं उसके लिए कभी बुरा नहीं चाहूँगा, वह मेरे पास रहेगी। रही बात रुखसती की, तो वह तो ज़माने के बनाए हुए नियम हैं। इस्लाम सिर्फ निकाह को मानता है और मैं आज उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ ताकि उसे एहसास हो कि वह मेरी अमानत है। टेबल पर अली चुपचाप खाना खा रहा था। शाइस्ता बेगम जानती थीं कि आईनी एहतिशाम के सामने खाना खाने नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने प्लेट में बिरयानी निकाली और उसके कमरे में चली गईं। वह तरोताज़ा हुलिये में, चेहरे पर बेजारी लिए सोफे पर लेटी हुई थी। उन्होंने आंखें दिखाते हुए खाना टेबल पर रखा और उसका बैग पैक करने लगीं। सीरियसली अम्मी,
आप मुझे भेज रही हैं? वह उनके पास बैठ गई। मैं तुम्हें नहीं भेज रही। एहतिशाम तुम्हें ले जा रहा है, वह तुम्हारा शौहर है। उसकी माँ ने जैसे हरी झंडी दिखा दी और आईनी ने सिर पकड़ लिया। उसने एक लुकमा भी नहीं खाया था। कुछ देर बाद एहतिशाम कमरे में आया और उसके बैग के साथ उसका हाथ भी थाम लिया। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी गलती, और इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा, उसने ठंडे गुस्से में कहा और जाने से पहले भी धमकी देना नहीं भूली। खुदा हाफिज फुप्पू, जल्दी चक्कर लगाइएगा, अब्बा आपको याद करते रहते थे। शाइस्ता बेगम से दुआ लेते हुए वह कार में बैठ गया। आईनी बुरी तरह रो रही थी। सिसकियों के बीच बेजारी से एहतिशाम के चेहरे को देख रही थी। आज का दिन उसके लिए मनहूस साबित हुआ था। उसे क्या पता था कि जब वह अपने दोस्तों के साथ आउटिंग प्लान करती हुई यूनिवर्सिटी से बाहर निकली थी तो यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ी शानदार कार देखकर समझ गई थी कि एहतिशाम वहीं है। उसे अंदाजा था कि आज वह उनके घर आने वाला है, इसलिए उसने दोस्तों के साथ आउटिंग का बहाना बनाया। लेकिन जब उसने उसे कार से टिके खड़ा देखा तो उसके हाथ पांव सुन्न हो गए, दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। राबिया और सिदरा ने भी जैसे अपनी पलकें झपकना भूल गईं। ये हैंडसम बंदा कौन है और तुम्हें क्यों घूर रहा है? राबिया ने कान में फुसफुसाया। सीधी खड़ी रहो, हैंडसम की बच्ची। उसने लाल चेहरे से राबिया को डांटा तो वह संभल गई। चलो चलते हैं, कहकर वह उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ी, लेकिन तभी वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया, हाथ पीछे बांधे, गहरी नजरों से उसका जायजा लेता हुआ। और ये किस तरह का हुलिया बना रखा है तुमने? और यूनिवर्सिटी से ऑफ के बाद कहाँ जाने का इरादा है? उसकी नज़रें उसकी रौनक पर जमी थीं और आईनी उसकी नज़रों के तीखेपन से पूरी तरह लाल हो गई। ये मेरे कजिन हैं, तुम लोग चलो, मैं आती हूँ, उसने दोस्तों से कहा। राबिया और सिदरा की हैरानी देखकर वह और चिढ़ गई। वे उसे ऐसे देख रही थीं जैसे कोई आसमान से उतरा हुआ राजकुमार उनके सामने आ खड़ा हुआ हो, और सच भी यही था। यूनिवर्सिटी की कौन सी लड़की थी जिसने पीछे मुड़कर इस राजकुमार को न देखा हो, या जिसकी पर्सनालिटी ने किसी के दिल पर असर न छोड़ा हो? ये आपका मसला नहीं है, प्लीज़ यहाँ से जाएं, उसने बेधड़क कह दिया और एहतिशाम मुस्कान उछालते हुए और करीब आ गया। कुछ ज़्यादा तेज़ लहजा है तुम्हारा? वह उसे देखते हुए तंज कर रहा था, जबकि भरी यूनिवर्सिटी में वह एहतिशाम के हाथों जलील नहीं हो सकती थी। यहाँ उसके दोस्त थे, उसकी एक अच्छी इमेज थी। आप प्लीज़ यहाँ से जाएं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे रिश्ते में कोई दरार ना आए तो अब यहाँ कोई तमाशा नहीं लगाएंगे, उसने एहतिशाम को देखते हुए मिन्नत भरे लहजे में कहा। हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है कि कोई भी बात उसमें दरार डाल दे, और दूसरी बात, अपना लहजा और हुलिया बदलो। वह वैसे ही गॉगल्स आंखों पर चढ़ाए खड़ा था। और न बदलूं तो, उसने धीरे से कहा और सवालिया नज़रों से एहतिशाम की ओर देखा। तो फिर मुझे तुम्हारी जगह बदलनी पड़ेगी, यानी यह भी हो सकता है कि आज रात तुम्हें अपनी पनाहों में ही ले लूं। वह कहते हुए वहां से पलट गया और वह उसकी पीठ को जहर भरी नज़रों से देखती रह गई। ये रिश्ता उन दोनों के बीच उस वक्त बना था जब उसके पापा की मौत हुई और उसकी माँ ने अपने भाई के बेटे से उसका निकाह कर दिया। हालांकि वह यह नहीं चाहती थी। शहर की जिंदगी, शहर के लोग और आज़ादाना ख्याल, ये सब उसकी फितरत में शामिल हो चुका था और फिर वह उन्हीं रंगों में ढलती चली गई। अब यह रिश्ता और इस रिश्ते से जुड़ा शख्स उसे बोझ लगता था। वह समझती थी कि वह उस पर ज़बरदस्ती मुसल्लत हुआ जा रहा है। वह उससे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि उसे अपनी मिल्कियत समझता है। और वैसे भी वह इन वडेरों की मुनाफिकाना सोच से बखूबी वाकिफ थी, जिन्हें घर में ढंकी हुई बीवियां और बाहर आज़ाद ख्याल औरतें चाहिए जो उनकी रातों को रंगीन बना सकें। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। वह शख्स उसे अपने कब्जे में लेने आ गया और अब वह उसके साथ जा रही थी। हर तरह से मजबूर होकर, जाने वह कितनी देर होती रही, और वह यूं ड्राइव करता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लाल नज़रें उसके चेहरे पर गाड़कर आईनी ने एक बार फिर ठंडे लहजे में उसे एहसास दिलाया कि वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है, जिसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे अंजाम से डराने की बजाय अपने अंजाम की फ़िक्र करें मोहतरमा, क्योंकि कुछ ही घंटों में हम हवेली पहुंचने वाले हैं, और अब आप रुखसत होकर मेरे कमरे में जा रही हैं। वहां आपको मेरी शिद्दतों से रूबरू होकर जो कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, वह इस छोटी सी जान के लिए कितना तकलीफ़देह हो सकता है, उसने बेबाकी से कह दिया, और वह पूरी की पूरी सरक हो गई। खबरदार, मैं कुछ भी कर लूंगी लेकिन तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगी। मुझे ज़बरदस्ती रुखसत करवा लिया गया, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि आप मुझे छू सकते हैं, मुझ पर अपना हक जाहिर कर सकते हैं। भूल से भी ये गलती मत करना एहतिशाम खान, वरना अच्छा। और उसके यूं चैलेंज करने पर अचानक गाड़ी को जोर की ब्रेक लगी। वह पूरा उसकी तरफ मुड़ा और उसे अपनी ओर झुकते हुए देख उसका दिल जैसे हलक में अटक गया।
गर्दन के पिछले हिस्से से पकड़ते हुए उसने उसे अपने चेहरे के करीब कर लिया और फिर उसके चेहरे पर यूं झुका जैसे सदियों से रेगिस्तान में भटकता हुआ किसी को दरिया का किनारा मिल गया हो, जैसे बेचैनी की लहरों में एक ठंडक उतर आई हो। उसकी धड़कनें बेकाबू हो गईं, कानों में अपने दिल की आवाज़ गूंजने लगी। वह पूरी की पूरी कांप गई। उसने ऐसा नहीं सोचा था। एहतिशाम की शॉल को मुट्ठियों में भींचते हुए उसने उसकी शिद्दतों को बर्दाश्त करने की कोशिश की, लेकिन जब सब्र की हद पार हुई तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। एहतिशाम ने उसके आंसुओं को देखते हुए खुद को पीछे किया और नरमी से उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए मुस्कुरा दिया। अब अगर इस गाड़ी में तुम्हारी आवाज़ दोबारा गूंजी तो सज़ा इससे भी ज़्यादा हो सकती है, वह कह गया और वह बेआवाज़ सरगोशी भरे लहजे में उसे सुनाती रह गई। बदतमीज़, आवारा शख्स, इतना भी लिहाज नहीं कि साथ लड़की है। असई साओ बुरी लई, वह लगातार बड़बड़ा रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ अब गाड़ी में नहीं गूंज रही थी। उसकी इस मासूमाना हरकत पर एहतिशाम ने अपनी मुस्कान को होठों में ही दबा लिया। थोड़ी देर बाद उसने सीट की पीठ से टेक लगाई, आंखें मूंद लीं और कुछ ही देर में नींद की गहरी वादियों में उतर चुकी थी। आज उसे एहतिशाम की वजह से जो मानसिक थकान हुई थी, अब उसे बस सुकून चाहिए था। जब गाड़ी हवेली में घुसी तो रात काफ़ी हो चुकी थी और हवेली में सब लोग जल्दी डिनर करके सोने के आदी थे। शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वह इतनी जल्दी शहर से वापस आ जाएगा, इसीलिए डिनर के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। गाड़ी पार्क करते ही वह उसकी ओर आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके खूबसूरत मासूम चेहरे पर एक नज़र डाली और उसे लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे में आकर उसने उसे जहाज़ी साइज़ के बिस्तर पर लिटाया और मुस्कुराते हुए कितनी देर तक उसका चेहरा देखा। आज वह पूरे हक से उसके कमरे में मौजूद थी। भले ही वह अभी तक उसे अपनी बीवी के रूप में स्वीकार न कर पाया हो, यह सच्चाई थी कि वह उसे पसंद करता था, दिल की गहराइयों से। जब से यह रिश्ता बना था, वह उसके एहसासों पर हावी हो गया था। ये नग्न सा शहर का कोमल फूल उसके वजूद में इस तरह घुल गया कि उसे खुद का भी ख्याल न रहा। रात को उसे उसकी याद सताने लगी। शायद उसे लगता था कि गांव के लोग भावनाओं से परे होते हैं और उसे ज़बरदस्ती किसी पर थोप दिया गया है। वह अक्सर उसकी यूनिवर्सिटी के पास आता, उसे देखता, हाल चाल लेता और फिर चुपचाप लौट आता। इस बेचैन दिल को संभालने के लिए यह सब ज़रूरी था। कभी कभी वह शाइस्ता बेगम को फ़ोन करके उनके घर भी आ जाता और शाइस्ता बेगम उसके आने से खुश हो जाती थीं। अब फूफू के सिवा उनका कौन था? उनका एक बेटा, अली, अभी छोटा था, इसलिए फूफू की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थीं। जब से उनके पति का देहांत हुआ था, ससुराल वाले जैसे मुंह मोड़े बैठे थे, मानो वे ही उस मौत के जिम्मेदार हों, और जब भी वह आने की खबर सुनती, वह हमेशा घर से गायब हो जाती। पहले एहतिशाम ने समझा कि शायद वह उससे डरती है, मगर अब आकर उससे हकीकत का पता चल चुका था। इस सख्त लद्दधाकी को सुधारना वह अच्छी तरह जानता था। वह बेचैन निगाहों से उसे देखने लगा और उसके पास बैठ गया। बंधी आंखों के बावजूद उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि वह बेकाबू होकर उसे तकता रहा। उसके बिखरे बाल तकिए पर फैले थे। वह झुककर उसकी खुशबू अपने अंदर बसाने लगा और जैसे पूरा वजूद महक उठा हो। मैं तुमसे इतना शिद्दत से प्यार करता हूं कि शायद तुम कभी अंदाज़ा न लगा पाओ, पर यह सच है। अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं सीधे मुंह पर झूठ बोल जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी बेचैनियां और मोहब्बत की तीव्रता मिसेज को चढ़ जाएंगी। हल्की सरगोशी में कुछ कहा, फिर उठकर फ्रेश होने चला गया। उसे पता था कि दोपहर में भी उसने एक निवाला तक नहीं खाया और अब भी भूखी ही सो पड़ी थी। इसलिए वह थोड़ी देर टेरेस पर टिका रहा और फिर आकर बिस्तर पर लेट गया। वह चाहता था कि वह उठकर नाश्ता करे और फिर सो जाए, पर वह गहरी नींद में थी। वह भी उसके पास आकर बिस्तर पर लेट गया और दोनों गहरी नींद में डूब गए। करीब 10 बजे भूख से उसकी आंख खुली। उसने करवट बदली, आंखें खोलीं और अचानक बैठ गई। इधर उधर निहारते हुए कमरे का जायजा लिया। वह अब भी अपने पति के कमरे में थी और अजीब सी बेचैनी उसके चेहरे पर छा गई। कमरा जितना नफीस तरीके से सजा था, उतना ही उसे घेर रहा था यह एहसास कि वह रात भर उसी शख्स के पास रही, उसकी पहुंच में रही। उसने खुद को आंखों से नापा, लेकिन कुछ भी बदला नहीं था और अब वह कमरे में नहीं था। फ्रेश होकर वह नीचे उतर आई। उसका बैग भी कमरे में पड़ा था। उसे नहीं पता था कि उसने अपने लोगों को क्या क्या बता रखा होगा। सिर्फ इतना मालूम था कि यहाँ आकर वह हर हाल में इस शख्स की जिंदगी बेहाल रखेगी और उसे इतना जलील करेगी कि वह न सिर्फ उसे घर से निकाल दे, बल्कि अपनी जिंदगी से भी आज़ाद कर दे। नाश्ते की मेज़ पर मामी से उसकी मुलाकात हुई।
चाहकर भी वह उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि मामा की फैमिली ने उसकी मां पर कितने उपकार किए हैं। नफरत थी तो सिर्फ उस एक शख्स से, इस रिश्ते से नहीं। रशीदा बेगम शायद पहले से ही उसके आगमन की खबर जानती थीं। छोटे मामा की फैमिली के बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ चले गए थे, और वह शख्स कहाँ था यह उसे मालूम न था। बातचीत के दौरान उसने शाइस्ता बेगम से पूछ ही लिया, अभी एहतिशाम अपने बाबा के साथ मर्दान घर में हैं। आज तुम्हारे मामा एरिया का जायजा लेने गए हुए हैं। एहतिशाम कुछ मेहमानों के पास बैठा है, थोड़ी देर में आ जाएगा। उसका दिल चाहा कि वो उनसे पूछे कि एहतिशाम ने उसके आने के बारे में क्या बताया है, पर उनके रवैये में इतनी नरमी थी कि चाहकर भी वह कुछ पूछ न पाई। उसने शाइस्ता बेगम की मदद से नूरी से कहलवा दिया कि उसका सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि यूं पति के साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और हैरत की बात यह थी कि शाइस्ता बेगम भी इस बात पर राजी हो गईं। उन्होंने तुरंत नूरी से कहकर उसका सामान दूसरे कमरे में भिजवा दिया, और अब वह पूरी तरह सुकून में थी। सारा दिन वह उसी कमरे में रही, और शाम को ही उसकी मुलाकात मामू जान से हुई। उनके साथ बैठा एहतिशाम उस दिन कुछ अलग ही लग रहा था। पहलवानों जैसी मजबूत कदकाठी, बेहतरीन हाइट और जवानी उस पर जैसे टूटकर बरस रही थी। उस वक़्त भी उसकी शर्ट से उभरे बाजू और माथे पर बिखरे बाल उसे और परफेक्ट बना रहे थे। वह अनजाने में कितनी देर तक उसे देखती रही, जबकि एहतिशाम को महसूस हो रहा था कि उसकी निगाहें उसी पर हैं, सो उसने आंख दबाकर अपनी बेबाकी से उसे लाल कर दिया। वह गड़बड़ाते हुए तुरंत अपनी नज़रों का रुख मामू के चेहरे की ओर मोड़ लाई। मामू उससे हल्के फुल्के सवाल कर रहे थे, और वह जवाब दे रही थी। हवेली का माहौल काफ़ी सख्त था। यहाँ किसी को भी मर्दान खाने में जाने की इजाज़त नहीं थी, खास तौर पर तब जब वहाँ मेहमान मौजूद हों। घर की औरतों का बिना दुपट्टे के बाहर निकलना बहुत बुरा समझा जाता था। हवेली में एहतिशाम की छोटी बहन इनाया और दूसरे मामू की फैमिली रहती थी। उनके 2 बेटे थे, बड़ा आर्यन 10 साल का और छोटा जयान 8 साल का, और वो लोग हवेली के दूसरे हिस्से में आबाद थे। मामू और मामी के सामने तो उसने शरीफी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, मगर फिर भी वह उनके सामने भी शर्ट और ट्राउज़र में ही रहती। एहतिशाम को उसकी इस हरकत से शर्मिंदगी होती थी, मगर वह चुप रह जाता, क्योंकि जानता था कि वह ये सब सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए करती है। उसके दूसरे कमरे में शिफ्ट होने के फैसले पर भी वह खामोश रहा, मगर यह ज़रूर जता दिया कि वह उससे सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर है और किसी भी वक़्त उसके कमरे में आकर अपना हक हासिल कर सकता है। इसलिए उसे यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि वह उससे दूर चली गई है या अब वह उस पर काबू नहीं रखता। वह उसे जलती निगाहों से देखती रही, मगर यह भी सच था कि एहतिशाम का डर उसकी रग रग में बसा हुआ था। वह जानती थी कि वह सिर्फ कहने वाला नहीं, बल्कि करने वाला आदमी है। इसलिए सोने से पहले वह दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर लेती थी। नाराज़गी की वजह से उसने शाइस्ता बेगम से बात करना भी बंद कर दिया, ताकि उन्हें महसूस हो कि वह कितनी नाराज़ है। उसे हवेली में आए 1 हफ्ता हो चुका था, और वह बेहद ऊब चुकी थी। यूनिवर्सिटी से लगातार छुट्टियां चल रही थीं, और वह नहीं चाहती थी कि यहाँ रहकर उसका रूटीन बिगड़ जाए। उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। उसने हर तरीका आजमा लिया, बदतमीजी, जुबान दराजी, अपनी मर्जी के कपड़े पहनना चाहे। एहतिशाम जितना भी टोकता, वह अपनी मनमानी करती, और जब वह गुस्से में डांटता तो कपड़े बदल लेती, मगर फिर भी उसे हर हाल में परेशान करना चाहती थी। पर वह अब तक सब्र किए हुए था। उस दिन वक्कार साहब और राशिदा बेगम किसी ज़रूरी समारोह में गए हुए थे। एहतिशाम उस दिन भी मर्दान खाने में था, जहाँ औरतों का जाना सख्त मना था। नूरी ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह अपने कमरे में या हवेली तक ही सीमित रहे। मर्दान खाने में जाने से खान साहब ने मना किया है। मगर नूरी के सर्वेंट क्वार्टर में जाते ही उसने ढीली ढाली बैगी पैंट और हल्की गुलाबी टी-शर्ट पहन ली। बिखरे बालों के साथ वह नीचे आई और सीधे मर्दान खाने की ओर बढ़ गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कितनी बड़ी मुसीबत मोल लेने जा रही है। आज तो मैं तुम्हें सबके सामने इस तरह शर्मिंदा करूंगी कि खुद मुझे हवेली से बाहर निकालोगे, उसने मन ही मन सोचा। इन देहाती लोगों को सिवाय जाहिलाना रवैये के कुछ नहीं आता। घर में इनाया भी थी, मगर वह अपने कमरे में थी, और वैसे भी दोनों का आमना सामना बहुत कम होता था। इनाया अपने भाई की लाडली थी, और उसके मिजाज से बिल्कुल उलट। सीढ़ियां उतरते हुए उसने दरवाजे से बाहर कदम रखा और जालीदार दीवारों को पार करते हुए मर्दान खाने की तरफ बढ़ी। शायद यह खान हवेली में पहली बार हुआ था कि किसी औरत ने मर्दान खाने में कदम रखा हो। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वहां गहरा सन्नाटा छा गया। एहतिशाम की पीठ दरवाजे की ओर थी। वह किसी अहम मसले पर बात कर रहा था। उसके सामने बैठे कुछ लोग उसी इलाके के थे और कुछ पास के गांव से आए हुए थे। उस वक़्त एक अहम मामला जोरों पर था और मर्दान खाना पूरी तरह मर्दों से भरा हुआ था। दरवाजे में ही खड़े होकर उसने सबको देखा। डार्लिंग, अगर यहाँ पर सारे मामले ख़त्म हो गए हैं तो कमरे में आकर थोड़ा टाइम मुझे भी दें।
उसने कह दिया, और एहतिशाम की जैसे सांस ही गले में अटक गई। वो वहीं साखित बैठा रह गया। वहां मौजूद मर्द एक दूसरे को देखने लगे। जब उसने तुरंत पलटकर देखा तो उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। जिस हुलिये में वो मर्दाने खाने में आई थी वो एहतिशाम खान के लिए मर मिटने का मुकाम था। और फिर जिस तरह बेतकल्लुफी से चलती हुई वो उसके करीब आई, उसकी चालबाजी पर वो सुलगती नजरों से उसे देखता रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने सरगोशी भरे लहजे में चबा चबा कर कहा, लेकिन वो बस उसे देखती रही। क्या मतलब क्या कर रही हूँ? आपको बुलाने आई हूँ, बीवी हूँ आपकी। इतना हक तो रखती हूँ कि कुछ फुर्सत के लम्हे आपसे मांग लूँ। खुदा जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी, लेकिन वो जिस तरह लहराते हुए बात कर रही थी, शोख नज़रों से उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी और फिर जताते हुए लहजे के साथ उसके करीब आकर उसे छू रही थी। एहतिशाम की नज़रों में लाली उतर आई थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो इस हद तक चली जाएगी। उसने उसके बाजू से पकड़कर उसे बाहर निकलने को कहा। उसने पलटकर वहां मौजूद मर्दों की तरफ एक बार भी नहीं देखा। उसकी इज्जत रायगांव चली गई थी। लोग उसके बारे में क्या सोचते इससे उसे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मामला उसकी इज्जत का था और यकीनन वो उस इलाके का इज्जतदार मर्द था। उसने झंझोड़ते हुए उसे मर्दाने खाने से बाहर निकाला और फिर खुद ही घसीटते हुए हवेली के अंदर ले आया। पहली बार उसे इस कदर गुस्से में देखकर उसके कदम डगमगा गए। छोड़िए मुझे, छोड़िए। अब बात अपनी इज्जत पर आई तो गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? आज तक खुद भी तो यही करते आए हैं, मुझ पर हक जताना, मुझ पर अपनी मर्जी थोपना, और अब मुझे ऐसे ही यूं ही घसीट कर घर ले जाना चाहते हैं। सोचिए, मुझसे जुड़े लोगों के सामने मेरी इज्जत क्या रह जाती होगी। वो देखती जा रही थी। अनाया तुरंत कमरे से बाहर निकल आई और घर के मुलाजिम भी मुतवज्जे हुए, लेकिन उस वक्त एहतिशाम पर जुनून सवार था। वो उसकी बदतमीजियों को लगातार बर्दाश्त कर रहा था। वो अपनी हद पार करती जा रही थी, लेकिन वो फिर भी खामोश था, ये सोचकर कि शायद उसे मौका दे, उसे मोहब्बत से अपने पास रखे। ये सच था कि वो शाइस्ता बेगम से बेपनाह मोहब्बत करता था और उसने उनसे वादा किया था कि उनकी अमानत को हमेशा संभाल कर रखेगा, लेकिन जो हालात आज उसने देखे वो हकीकत में उसे जला गए। कमरे में लाने के बाद उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया। उसे बेड पर धकेलते हुए वो लाल आंखों से उसे देख रहा था। पहली बार उसके जिस्म में कपकपाहट दौड़ गई। वो जल्दी से उठकर दूर हो गई। मेरे करीब मत आइए एहतिशाम। वो लगातार पीछे हट रही थी, लेकिन एहतिशाम ने उसे खींचकर अपने पास कर लिया। खबरदार, अगर मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। आज मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि इस रिश्ते की हकीकत क्या है, मुझे समझती क्या हो। छोड़िए मुझे एहतिशाम प्लीज़, मैंने ऐसा नहीं चाहा था। मैं सिर्फ इस हवेली से जाना चाहती हूँ। और एहतिशाम ने उसकी गर्दन को सख्ती से पकड़ लिया। मैं तुम्हारी हर बदतमीज़ी को बर्दाश्त करता रहा, ये सोचकर कि ये तुम्हारी मासूमियत है, लेकिन अब तुम मेरे सिर पर चढ़कर नाचने लगी हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम्हारे लिए मेरी इज्जत, मेरा वकार, मेरा नाम कोई मायने नहीं रखता? वो इतनी शिद्दत से दहाड़ा कि वो दहल गई, 2 कदम पीछे हट गई। एहतिशाम पर गुस्सा इस कदर सवार था कि आज वो उसे मासूम नहीं लगी। वो रो रही थी, लेकिन वो फिर भी उस पर गुस्सा उतार रहा था, और उस रोज़ वो हकीकी मायनों में डर गई थी। एहतिशाम ने उसे बेड पर धकेला और चादर उठाकर उसके सर पर डाल दी। आज मैं ख़त्म कर दूंगा तुम्हें भी और इस रिश्ते की हकीकत को भी, ताकि फिर मुझे कोई पछतावा ना रहे। वो उसे डराने लगा और वो और ज़्यादा सहम गई। कांपते हुए वो फर्श पर बैठ गई और अपने कानों पर हाथ रख लिए। वो चीख पड़ी, खुदा के लिए मुझे जाने दीजिए, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मैं सिर्फ। इससे पहले कि वो बात पूरी करती, एहतिशाम ने उसे दबोचते हुए फिर अपने करीब कर लिया। आज फरार इतना आसान नहीं है, या तो मुझे अपनी कुर्बत बख्शो या मेरे हाथों से खत्म हो जाओगी। आज मैं इस मामले को हमेशा के लिए सुलझा कर रहूंगा। मैंने तुम्हें बहुत छूट दे दी। अगर तुम्हें मेरी जिंदगी में रहना है तो खुद को बदलना होगा। अगर तुम्हारे लिए मेरा नाम कोई मायने रखता है तो तुम इस बेतहाशा हुलिये से बाहर आओगी, अपने खुद साख्ता उसूलों को भूल जाओगी, वरना तुम्हारा अंत मेरे हाथों से लिखा है। और इससे पहले कि मैं इस रिश्ते की नाजुक डोर को हमेशा के लिए काट दूं, तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूं, ताकि तुम आज़ाद हवा में सांस ले सको और तुम्हारे अंदर की घुटन खत्म हो जाए। किसी अछूत चीज़ की तरह उस दिन एहतिशाम ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। मुझे नफरत हो रही है तुम्हारे वजूद से भी, जो दूसरों के लिए दिखावे का बात बना हुआ है। मुझे तुम्हारे नाम से भी नफरत हो रही है, और बहुत जल्द मैं तुम्हें फरार देकर हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा, ताकि तुम अपनी ज़िंदगी जी सको। नहीं लगता कि तुम कभी सुधरने वाली हो। वो उसे वहीं सिसकता हुआ छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। उस दिन उसने एहतिशाम खान के मान को तोड़ डाला था। उसका भरम, उसका घमंड, उसका अभिमान सब टूट चुका था। वो सोचता था कि वो उससे मोहब्बत करती है, एक दिन उसकी खातिर खुद को बदलना शुरू कर देगी, या फिर जिस दिन एहतिशाम की कुर्बतों से वाकिफ़ हो जाएगी, उसकी मोहब्बत में रंग कर अपने सारे उसूल भूल जाएगी। लेकिन वो गलत था।
उस रात वो देर तक टेरेस पर खड़ा सिगरेट पर सिगरेट फूंकता रहा। उसे वो लम्हा भूल ही नहीं रहा था, लोगों की आंखों में उठते अजीब से सवाल, उसका वो बेहया हुलिया लेकर सबके सामने आ जाना, यानी वो उसे ज़हनी तौर पर टॉर्चर कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते से आज़ादी पाने के लिए। दूसरी तरफ वो एहतिशाम से हद से ज़्यादा डर चुकी थी। एहतिशाम ने साफ कह दिया था कि अगर वो यहाँ से जाना चाहती है तो चली जाए, क्योंकि अब वो उसे और अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उसकी ज़िंदगी में रहना है तो सुधर कर रहे, वरना वो उसे खुद से दूर करने में एक पल भी नहीं लगाएगा। और वो जानती थी कि अगर एहतिशाम ने कह दिया है तो वो करके दिखाएगा। उसने चुपचाप अपना सामान पैक कर लिया। उस दिन अपनी ज़िंदगी को खुलासे की सूरत में देखकर उसे अफसोस और शर्मिंदगी ने घेर लिया था। बूढ़ी माँ के लिए वो हर वक्त एक वबाल जान बनी रहती, न जाने कितने खदशे और अंदेशे उन्हें अंदर ही अंदर खा रहे थे। अब वक्त था कि वो खुद में बदलाव लाए, सुधरने की कोशिश करे और उस शख्स की ज़िंदगी में दोबारा कदम रखे। उस रोज़ एहतिशाम ने नूरी को भेजकर कह दिया कि वो कमरा खाली करे और यहाँ से चली जाए, क्योंकि अब इस हवेली में उसका रुकना मुनासिब नहीं। उसने अपना सामान पैक किया और अगले दिन ही मामू जान से इजाज़त लेकर चली गई। वकार साहब ने यही समझा कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए वापस जा रही है। वो वहाँ से सीधे घर नहीं गई, बल्कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पहुंची। अभी वो अपनी माँ का सामना नहीं कर सकती थी। उसने कॉल करके उन्हें बता दिया कि वो यहीं रुकेगी और फिर वापस आ जाएगी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि एहतिशाम ने उसकी माँ को कुछ बताया है या नहीं, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उस दिन वो अंदर से टूट चुकी थी, एक चुप उसके अंदर जन्म ले चुकी थी। लेकिन खुद को बदलना आसान नहीं होता, अपने आप को मारना पड़ता है, अपनी अना को तोड़ना पड़ता है, अपने बनाए हुए उसूलों पर चलना छोड़ना पड़ता है, और ये सब उसके लिए आसान नहीं था। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड्स सिद्रा और राबिया के साथ कमरा शेयर किया। अब वो उन्हीं के साथ रह रही थी। सिद्रा और राबिया पहले की तरह बेबाक और बोल्ड थीं, लड़कों से बातें करना, दोस्तियां निभाना, लेट नाइट पार्टियां अटेंड करना, खुले कपड़े पहनना। सिद्रा कितनी बार उससे एहतिशाम के बारे में पूछ चुकी थी और वो हर बार खामोश हो जाती थी, लेकिन न जाने क्यों इस बार उसे सिद्रा का एहतिशाम के बारे में पूछना बुरा लगा। उस दिन उसने डांटते हुए कह दिया कि वो एहतिशाम के बारे में इतना गौर न किया करे, वो मेरा कजिन है और ऐसी लड़कियों को पसंद नहीं करता। सिद्रा ने इतराते हुए अपने बाल पीछे झटक दिए। क्यों पसंद नहीं करेगा? जरूर करेगा, बस मुझे उससे मिलवा दो एक बार। और सामने बैठी आईनी तो सिर से पांव तक सुलग उठी। पहली बार उसे इस एहसास ने घेरा था कि कोई उसके सामने ही एहतिशाम का नाम लेकर उसे छीनने की कोशिश कर रहा है, हालांकि कुछ ही हफ्ते पहले वो खुद मनाती थी कि वो शख्स उसकी जिंदगी से चला जाए। हर वक्त फिजूल बातें मत किया करो, इस तरह किसी के बारे में कुछ भी बोल देती हो, बेहतर है अपने काम से काम रखो। किसी की जाती जिंदगी में तुम्हें दखल का कोई हक नहीं है। ये कहते हुए वो लाल चेहरे के साथ उठकर वहां से चली गई। न जाने उसे इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा था। दिल बुरी तरह बेचैन हो रहा था। छत पर आकर उसने मुंह पर हाथ रखे और रो पड़ी। इतने दिन हो चुके थे उसे यहाँ आए हुए, वो घर भी वापस नहीं गई थी। यकीनन उसे मालूम तो होगा कि वो हॉस्टल में रुक गई है। गुस्सा किया, हवेली से निकाल दिया और रिश्ता तोड़ने की बात भी की। जनाब, एक बार कॉल करके पूछ तो सकते थे ना कि मैं नाराज तो नहीं, या फिर मना ही लेते। खुद से बड़बड़ाते हुए न जाने वो कितनी देर तक टहलती रही। शाइस्ता बेगम से वो रोज कॉल पर बात करती, लेकिन कुछ मिनटों की बातचीत के बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती। न शाइस्ता बेगम हवेली वालों का जिक्र करती, न वो खुद एहतिशाम का नाम लेती। अब उसे सिर्फ इस बात का इंतजार था कि एहतिशाम खुद उसे कॉल करे। वो उससे बात करेगा या फिर उसके घर आएगा, हवेली में उससे मिलने आएगा। जो पहले उससे मिलने से कतराती थी, उसके आने पर नफरत में डूबकर घर छोड़ जाती थी, अब बुरी तरह उसके इंतजार में मग्न थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब सिद्रा ने उसके मोबाइल से एहतिशाम का नंबर निकाल लिया और उससे संपर्क भी कर लिया। ये तो उसकी बदकिस्मती थी कि उस रोज़ जब वो सीढ़ियां उतर रही थी तो सिद्रा की बातें सुन चुकी थीं। सिद्रा दीवानगी में इजहार मोहब्बत कर रही थी। जब से मैंने आपको देखा है तब से ही मैं बेकरार हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने आपका नंबर आईनी से लिया है। आईनी ने तो कहा कि उसका कजिन ऐसी लड़कियों को पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे यकीन है मुझसे मिलेंगे तो आप भी बेकरार हो जाएंगे, जैसे मैं आपके लिए बेकरार हूँ। यकीन कीजिए, मेरी धड़कनों में सिर्फ आपका नाम बस चुका है, सिद्रा कह रही थी और वो वहीं ठिठक गई। उसे नहीं पता था कि एहतिशाम ने जवाब में क्या कहा। कुछ देर वो वहीं खड़ी रही जब सिद्रा कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए उसकी तरफ मुड़ी। ये तुम एहतिशाम से बात कर रही थी? तुमने मेरे मोबाइल से एहतिशाम का नंबर निकाला है? उसने सख्त लहजे में कहा। तो सिद्रा कुछ गड़बड़ा गई। हाँ, निकाल लिया है। तुम इतनी पैनिक क्यों हो रही हो? हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं और बहुत जल्द शायद रिलेशनशिप में भी आ जाएं। वो अपनी हमेशा की बोल्डनेस के साथ मुस्कुराई और सामने खड़ी आईनी का चेहरा बुरी तरह लाल हो गया।
वो जल्दी से आगे बढ़ी और उसके हाथ से मोबाइल लेकर सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। न जाने क्यों उसे सिद्रा की ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। फिर उसने सिद्रा को बाजू से झकझोरते हुए उसके चेहरे को देखा। सिद्रा हैरत और अविश्वास में थी। तुम पागल हो गई हो आईनी, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुमने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। हाँ, और अब तुम्हारा मुंह भी तोड़ दूंगी अगर तुमने दोबारा एहतिशाम से संपर्क करने की कोशिश की। दूर रहो मेरे शौहर से, वरना अपने मोबाइल का हाल देख रही हो, अगली बार यही हाल तुम्हारा होगा। उसने सिद्रा को अच्छी तरह जता दिया था कि एहतिशाम से उसका क्या रिश्ता है, और सिद्रा मुंह खोले उसे देखती रह गई। वहां कोई नहीं जानता था कि एहतिशाम उसका शौहर था। उस रात भी वो देर तक रोती रही। उसे एहतिशाम से ये उम्मीद नहीं थी कि वो किसी भी लड़की से बातें करेगा। नाराज़गी अपनी जगह थी, लेकिन वो उसकी बीवी थी, वो उसका हक किया है ये इस तरह लोगों में बांट नहीं सकता था। उसने अपना कमरा भी सिद्रा और राबिया से अलग कर लिया। अब वो सिद्रा का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था और शाइस्ता बेगम ने उससे कोई संपर्क नहीं किया था। उस शाम जब उसने खुद शाइस्ता बेगम को कॉल किया, आप कहाँ हैं अम्मी? आपको अपनी बेटी की याद नहीं आती? उसने कॉल उठाते ही शिकवा किया और शाइस्ता बेगम की मुस्कुराती हुई आवाज़ उसकी सुनवाई में गूंज उठी। मैं 2 दिन पहले हवेली आई हूँ, इसलिए तुमसे संपर्क नहीं कर पाई। यहाँ निकाह की तैयारी चल रही है, इसलिए बहुत व्यस्त हूँ। वो हैरान रह गई। किसका निकाह अम्मी? उसका दिल सूखे पत्ते की तरह फड़फड़ाया और उसका पूरा वजूद ही समा बन गया। तुम नहीं जानती? एहतिशाम से तुम्हारा संपर्क नहीं होता? उन्होंने पूछा और उसका दिल धड़क उठा। क्या वो उसकी जिद में आकर निकाह कर रहा था, वो भी किसी और के साथ? उसने तुरंत मोबाइल बंद किया, गोद में रखा और घुटनों पर सिर रखकर रो पड़ी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मेरी मर्जी के बिना किसी और से निकाह? उसकी आवाज़ रुंध गई। एहतिशाम, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो बेकरार सी उठी, दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ये सच था कि वो उस शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, या शायद पहले से ही थी, और जानबूझकर उस मोहब्बत को दबाने के लिए उससे फरार चाहती थी। लेकिन जो भी था, अब वो एहतिशाम को किसी और के हवाले नहीं कर सकती थी। उसने सिर झटकते हुए खुद को समझाया, अगर वो अपनी जिंदगी में किसी और के साथ मग्न हो रहा है तो वो क्यों उसके लिए तड़प रही है? लेकिन सच्चाई ये थी कि उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी, दिल बेचैनी से भरा हुआ था। उसने फिर से शाइस्ता बेगम को कॉल करके पूछा, कब है निकाह? और उन्होंने कह दिया, 2 दिन बाद। उसे अपनी माँ की बातों पर भी अफसोस हुआ, जो अपनी बेटी का हक मामा खुद अपने हाथों से किसी और के हवाले कर रही थीं। उसे यकीन नहीं था कि वो ऐसा करेंगी। तैयारियों के बारे में वो शाइस्ता बेगम से पूछती रही, फिर कॉल काट दी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद एहतिशाम को कॉल करके पूछ लेती। उसे डर था कि अगर उस शख्स ने उसे डांट दिया या मुंह पर ही कह दिया कि वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, तो वो कैसे जी पाएगी। शाइस्ता बेगम ने उससे कहा था कि वह ज़रूर आए, निकाह की तकरीब को अटेंड करे, बल्कि अपने लिए शॉपिंग भी कर ले, और सब लोग ही उसे मना लेने पर तुले हुए थे। मुझे सबकी ज़रूरत नहीं है, उसने तुनक कर जवाब देते हुए कॉल काट दी और यह अहद कर लिया कि अब वह शाइस्ता बेगम से कभी बात नहीं करेगी। उस रोज़ जिस दिन निकाह था, उसका दिल बेचैनी का शिकार था, बेसब्री में इधर उधर टहलती रही। क्या यह आसान था कि आज वह अपने सामने उसे किसी और के हवाले करती और सब सह जाती? कुछ घंटे खुद पर काबू रखकर वह खड़ी रही। निकाह की तकरीब शाम 6 बजे की थी, और जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो उसने तुरंत अपनी पैकिंग कर ली। किसी को बताए बिना ही वह वहां से गांव जाने के लिए निकल पड़ी। पूरे रास्ते वह बेकरार रही, दिल जोर जोर से धड़कता रहा और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने एहतिशाम को बार बार कॉल की, लेकिन उसने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। वह किसी और का हो रहा था, किसी और का हाथ थाम रहा था, यकीनन उससे ऊब चुका होगा। और वह थी भी तो ऐसी। आज उसने नेवी ब्लू रंग का लंबा कुर्ता और चूड़ीदार पायजामा पहना, बड़ा दुपट्टा ओढ़ा, हल्का फुल्का तैयार होकर खुद को वैसा ही बना लिया जैसा एहतिशाम को पसंद था। वह हमेशा कहता था कि उसे आईना का अपने मुताबिक ढलना पसंद है, तो आज उसने वही किया। दिन भर के सफ़र के बाद शाम 5 बजे के करीब वह हवेली के सामने खड़ी थी। हवेली में सच में रोशनी, रंग और शोर शराबा था। लोग निकाह में शरीक होने आए थे। वह तेजी से कदम बढ़ाती हवेली के अंदर दाखिल हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह इस हैसियत से भी हवेली में कदम रखेगी। आंखों से आंसू टपकने को तैयार थे। बैग को कंधे पर लटकाए वह अंदर बढ़ी। सामने ही मेहमानों का हुजूम था और कोने में खड़ा वह शख्स 3 पीस सूट में उसकी निगाहों का मरकज बन गया। इतने दिनों बाद उसे सामने देखकर उसका दिल बेकाबू हो गया। आज एहतिशाम कुछ और ही लग रहा था। चेहरे की रौनक आईना को और भी बेचैन कर रही थी। वह तेजी से कदम बढ़ाती भीड़ को चीरते हुए उसके सामने जा खड़ी हुई। सब हैरान थे।
एहतेशाम भी उसकी आंखों में देखता रह गया। लाल आंखों से उसे घूरते हुए उसने कहा, सब लोग ध्यान से सुन लें, ये मेरे शौहर हैं और मैं इनकी बीवी मिसेज आइना एहतेशाम खान। अगर किसी ने मेरे शौहर की तरफ नजर उठाई या आज इनका निकाह किसी और से हुआ तो मैं जिंदा जला दूंगी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे और पीछे खड़े एहतेशाम ने मुश्किल से अपनी मुस्कान को दबाया। लोग हैरानी से देख रहे थे। वकार साहब और शाइस्ता बेगम भी दंग रह गए। ये तुम क्या कह रही हो? वकार साहब बोले। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ मामू जान, ये सिर्फ मेरे हैं। आपने कैसे सोच लिया कि अपनी भांजी की अमानत में खयानत करेंगे? उसने रोते हुए कहा। ठीक है, मुझसे गलती हुई, मैं सबके सामने माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन अब मैं इनकी मर्जी के मुताबिक ढल चुकी हूँ। ये मेरे सिवा किसी और से निकाह नहीं कर सकते। वह बिना रुके बोलती चली गई। उसने एहतेशाम का गिरेबान पकड़ लिया। आप सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे, और आप पर नज़र रखने वाली हर चुड़ैल को मैं बर्बाद कर दूंगी। वह रोते हुए कहती रही। एहतेशाम ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसे सीने से लगा लिया। सबके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। वकार साहब पास आए और उसके सिर पर हाथ रख दिया। बहुत तंग करते हो तुम, यकीनन ये सब तुम्हारी चाल थी। उन्होंने एहतेशाम की तरफ देखा और वह मुस्करा दिया। बेटा, तुम्हें गलतफहमी हुई है, ये इनाया का निकाह है। हमने इनाया का रिश्ता उसके खालाजाद अरहम से तय किया है। आइना स्तब्ध रह गई। शर्म और हैरानी से उसका चेहरा झुक गया। लोग मुस्कुराते हुए फिर से महफिल में मशगूल हो गए। उसने एहतेशाम को देखा और गुस्से में कहा, शर्म नहीं आई बीवी को लोगों के सामने बेवकूफ़ बनाते हुए? एहतेशाम ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ लिया। शर्म किस बात की? अपनी बीवी से इजहार मोहब्बत करवाना शर्म नहीं होती, क्योंकि मैं जानता था तुम जिंदगी भर खुद इजहार नहीं करोगी, इसलिए ये सब जरूरी था। वह कह गया और आईना मुस्कुराते हुए सिर झुका गई। इस बार ऐसे नहीं आऊंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पूरा रस्म और रिवाज निभाकर दुल्हन बनकर आऊंगी आपके पास। एहतेशाम ने उसके माथे पर चुंबन रख दिया। आपको ये शहजादा निहायत इज्जत और मोहब्बत के साथ अपने महल में लेकर जाएगा, वादा रहा, उसने सरगोशी में कहा। और आईना उसके सीने से लगकर अपनी किस्मत पर नाज करने लगी कि मुकद्दर ने उसे इतना हसीन शख्स अता किया था।